हेलो टू एवरीवन, दिस इज राम। आज हम अपनी क्लासेस में एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाली है। हमने फिजिक्स की क्लासेस कंटिन्यू रखी थी, आज भी क्लासेस आ रही हैं आपके पास। वेक्टर वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट फिनिश होने की कगार पर है, तो आप प्लेलिस्ट को फॉलो करते चलिएगा एक एक करके। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आज का सेशन होने वाला है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, मैं ये आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। देखिए, आज से हम एक क्लास और लेने जा रहे हैं, जो कि है हमारी एनसीईआरटी। क्या है? एनसीईआरटी। पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी हम कराने वाले हैं, चाहे केमिस्ट्री की हो, फिजिक्स की हो, इवन बायोलॉजी की हो। ठीक है, तो पूरी एनसीईआरटी होगी। इस एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे, ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है केमिस्ट्री की। किसकी? केमिस्ट्री, क्लास 11। और इसे हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। इज इट क्लियर? तो जो इसका सिलेबस है, ठीक है, अब इसका सिलेबस अभी हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर सिलेबस डिफाइन करेंगे तो फिर एक क्लास उसमें जाएगी, है ना। तो जो भी आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, अगर नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं है, आप हार्ड कॉपी ले लीजिए, मेरे साथ लेके बैठना आप बुक को। अगर आप चाहते हो कि एनसीईआरटी क्या कह रही है, मैं पूरी बातें क्लियर करूंगा इस क्लास के अंदर। और ये जो क्लासेस कंटिन्यू आएंगी, इनमें सारी बातें क्लियर होंगी एनसीईआरटी की रिस्पेक्ट में। एनसीईआरटी क्या कह रही है, एनसीईआरटी क्या चाहती है, क्लियर है ये बात? तो पहली बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहला जो चैप्टर है वो आपका है क्या? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देखो यार, मैं यहाँ पे आपको एक बात और बोल दूं। पहली बात, मैं ये चैप्टर पढ़ाने के मूड में नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था? इसका एक रीजन है। इसका रीजन केवल इतना सा है कि ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताता। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेनी हो, हेडेक लेनी हो। ठीक है, इसमें डेली लाइफ की बातें हैं। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मैं जो फोकस करूंगा, वो फोकस करूंगा इसके ऑथेंटिक रिसोर्स को। क्लियर है? मीन्स जो भी इसकी टर्मिनोलॉजी होगी, उस टर्मिनोलॉजी को ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, तो फर्स्टली हमें क्या देखना है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमें एक बात को गौर से ध्यान देना है कि आखिर केमिस्ट्री होती क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। पहले केमिस्ट्री की डिफिनेशन तो जान लो, केमिस्ट्री है क्या। आप जानते क्या हो केमिस्ट्री के बारे में? केमिस्ट्री वर्क कैसे करती है, डेली लाइफ में यूजेस कैसे हैं केमिस्ट्री के। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसके फ्रेम का आना जरूरी है। तो ज्यादा टाइम लॉस नहीं करना, फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करो, अपना ही फायदा मत देखो। सभी को मिल बांट के हमें पढ़ना है, शेयर करना है इस चैनल को। ठीक है, तो केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो, मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, साइंस ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स अगर हम यहाँ पे साइंस ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ने वाले हैं, तो कुल मिलाकर के मॉलिक्यूल का मतलब केवल यहाँ पर इतना नहीं हो जाएगा कि हमने दो चार एटम उठा के मिला दिए अब मॉलिक्यूल बन जाना। इस मॉलिक्यूल जो साइंस है, जो साइंस ऑफ मॉलिक्यूल है, इसके अंदर हम लोगों को मॉलिक्यूल का कंपोजिशन भी पढ़ना है, हमें इनका कंस्ट्रक्शन भी पढ़ना है, हमें इनकी प्रॉपर्टी भी पढ़नी है, हमें इनके एक्सेप्शनल्स भी पढ़ने हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स कहने का मतलब है, एनसीईआरटी कहती है कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस ऑफ मॉलिक्यूल है, और इसके जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इसका मीनिंग है कि अगर सपोज करो एक हाइड्रोजन का एटम है और दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, तो मान लो यहाँ बन जाएगा H2। अगर मान लो ऑक्सीजन का एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का एटम है, तो बन जाएगा O2।
अगर मैं इससे मिला दूं H2 प्लस O2 को तो बन जाएगा H2O2 मीन्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मतलब हुआ क्या? मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के एटम ने मिला के हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया, और उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने मिल करके क्या बनाया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया, मीन से कंपाउंड बना दिया। इज इट क्लियर? मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम एटम की बात करेंगे और लॉट्स ऑफ एटम, ये समझ लेना जो केमिस्ट्री के अंदर आपके 118 एलिमेंट हैं, वहां पर केवल साइंस सीमित नहीं है। साइंस एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है। साइंस एक बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है। साइंस को बहुत एक्सप्लोर करना पड़ता है, तब आपको साइंस समझ में आएगी। इट इज द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट्स बट ऑफ द इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ड फ्रॉम देम। क्या पूरी डिफिनेशन क्लियर हुई? पूरी डिफिनेशन कह रही है, एनसीईआरटी बोल रही है, ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा। इस क्लास में जो भी एनसीईआरटी की क्लास होंगी, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो बायोलॉजी की हो, मैं अपनी तरफ से कोई भी बात नहीं बोलूंगा। जो कॉन्सेप्चुअल क्लासें आ रही हैं, जैसे फिजिक्स की क्लास आ रही है, उसमें मैं अपना एस्पेक्ट रखूंगा, मैं अपनी बात बोलूंगा, मैं बताऊंगा कि उसे और कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें मैं केवल इतना क्लियर करने वाला हूं आपका कि एक्चुअल में जो एनसीईआरटी है, जैसे फाउंडेशन ऑफ क्लासेस बोलते हैं, जैसे फाउंडेशन ऑफ कंपटीशन बोला जाता है, वो एनसीईआरटी एक्चुअल में आपके लिए क्या कह रही है, एनसीईआरटी ने क्या कह रखा है। आई होप की बात क्लियर हो गई हो। क्लियर है ये बात? तो इस बात को ध्यान देना। तो साइंस क्या है? साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है। केमिस्ट्री है क्या? व्हाट इज केमिस्ट्री? तो केमिस्ट्री को बोलेंगे कि साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और जो ये साइंस ऑफ मॉलिक्यूल है, उसके अंदर हम लोगों को उनका ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, उसके बारे में पढ़ना है, उनके जितने फॉर्मेशन हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ना है, उनकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। ये सारी चीजें हमें यहाँ पर कवर करनी होंगी। और दूसरी बात क्या जो एनसीईआरटी ने बोली है कि जो साइंस है वो केवल हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में या हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट में सीमित नहीं है, बल्कि एक ब्रॉड एस्पेक्ट है। और अगर ब्रॉड एस्पेक्ट है तो मतलब ये हुआ कि आपको इसके हर पर्सपेक्टिव के बारे में पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? तो क्या है? साइंस कैन बी व्यूड, क्या कर सकते हैं? साइंस कैन बी व्यूड एज अ कंटिन्यू ह्यूमन एफर्ट्स टू सिस्टमेटाइज नॉलेज फॉर डिस्क्राइबिंग एंड अंडरस्टैंडिंग नेचर। तो जो साइंस है, आप उसे चारों साइड देखते हो। अपनी डेली लाइफ में देखते हो, आप अपनी इंडस्ट्रियल लाइफ में देख रहे हो, आप अपने डेली यूजेस में देख रहे हो। अगर आप कहीं पर कपड़े के लिए साबुन सोप यूज करते हो तो भी क्या है? साइंस है यार। सोडियम एंड पोटेशियम का सॉल्ट ही तो है वहां पर। आप नमक खा रहे हो, सॉल्ट खा रहे हो, क्या खा रहे हो? नमक। NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। इज इट क्लियर? आप कोई ऑयल खा रहे हो, एवरीथिंग एवरीथिंग में साइंस इन्वॉल्व है। तो आप साइंस को क्या कर रहे हो? कंटिन्यू ह्यूमन एफर्ट से सिस्टमाइज नॉलेज के रूप में देख रहे हो, उसे डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हो। जो डिस्क्राइब अंडरस्टैंडिंग नेचर है, मीन्स कुल मिलाकर के जो भी नेचर है, जो भी इन्वायरमेंट है, आपका जो भी इन्वायरमेंट है, उसके अंदर जो भी आप देख रहे हो सब कुछ क्या है? साइंस है। You have learned in your previous classes that we come across diverse substance। की पॉइंट पर ध्यान देना, मैं बार बार बोल रहा हूं। मैं अगर हाईलाइट कर दूं किसी पॉइंट को तो उसे आप अपनी बुक में हाईलाइट जरूर कीजिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से कि बुक में हाईलाइट जरूर करें उन टर्म को। वो टर्म आपको एग्जाम में लेके जाने हैं। आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप IIT के स्टूडेंट हो, आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आपका कोई और मोटो है, तो आपको कीवर्ड पे पकड़ होनी चाहिए। तो क्या है? यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेस दैट वी कम अक्रॉस डाइवर्स सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन नेचर एंड चेंज इन देम इन डेली लाइफ। यानी कि आपने जो भी अभी प्रीवियस क्लासेस पढ़ के आ रहे हो,
10th 9th, उनमें हमने क्या देखा है? हमने डाइवर्स सब्सटेंस की स्टडी की है। फॉर एग्जाम्पल वाटर को ले लो, क्या ले लो? वाटर, पानी, ठीक है। H2O को ले लो, H2O में हमें क्या देखना? क्या H2O डाइवर्स सब्सटेंस में दिखता है? बिल्कुल दिखता है। कैसे? इसके चेंजेस दिखते हैं? बिल्कुल दिखते हैं। कैसे? अगर सपोज करो H2O को 0 डिग्री या बिलो 0 डिग्री, बिलो 0 डिग्री ले जाओ, क्या हो जाएगा? यही पानी, यही वाटर आपका आइस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आइस फॉर्म में बन जाएगा। इज इट क्लियर? अगर इसी वाटर को मैं 100 डिग्री पे बॉयल करूं तो यही वाटर क्या बन जाएगा? वाटर वेपर बन जाएगा। कहाँ चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। और अगर मैं इसी को एक एचटीपी कंडीशन में रखूं, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में, तो ये क्या रहेगा? ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। कैसा रहेगा? लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो मीनिंग क्या है कहने का? मीनिंग ये है कहने का कि अभी तक जो आपने पढ़ा है, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, उन डाइवर्स सब्सटेंस के जो चेंजेस हैं, जो डेली लाइफ में चेंजेस हैं, उनकी हमें स्टडी करनी है। कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, यानी दूध से दही का बनना। फॉर एग्जाम्पल क्या कह रही है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी कह रही है कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क मीन्स दूध से दही का बनना। फॉर्मेशन ऑफ विनेगर फ्रॉम शुगर केन जूस, यानी विनेगर का शुगर केन जूस से बनना। क्या ये बात क्लियर हो रही है? हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग डाइवर्स सब्सटेंस के चेंजेस देख रहे हैं डेली लाइफ में कि चेंजेस क्या हैं। तो मैंने जैसे वाटर के फॉर्मेशन बताए कि पानी से बर्फ बनना, आइस बनना, वाटर से वाटर वेपर बनना, स्टीम बनना, नॉर्मल कंडीशन पे लिक्विड के फॉर्म में रहना। सेम एनसीईआरटी कह रही है कि कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क, मतलब कि दूध से दही का बनना, और विनेगर फ्रॉम शुगर केन जूस, यानी कि गन्ने के जूस से विनेगर का बनना। ऑन कीपिंग फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम एंड रस्टिंग ऑफ आयरन are some of the examples of changes which we come across many times. एग्जाम्पल्स को ध्यान देना भाई, मैं बोल रहा हूं जो चीज हाईलाइट कर दूं एनसीईआरटी के अंदर, उस चीज को समझ लेना कि वो चीज आपके मेहनत में 4 चांद लगा देगी। तो आपके पास अभी तक कितने एग्जाम्पल्स निकले? 3 एग्जाम्पल। पहला, मिल्क से कर्ड का बनना। दूसरा, शुगर केन जूस से विनेगर का बनना। तीसरा, आयरन में रस्टिंग होना। यानी आयरन आयरन में रस्टिंग कब होगी या कैसे होगी? सिंपल सी बात है, जब आयरन का ऑक्सीडेशन होने लग जाएगा। यानी अगर सपोज करो आयरन पड़ा हुआ है कहीं, उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाए तो उसमें क्या होना चालू हो जाएगा? रस्टिंग होनी चालू हो जाएगी। क्योंकि रस्ट का फार्मूला क्या होता है भाई? रस्ट का फार्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O, वेयर X क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। यानी कि अगर लोहे को पानी में डाले रहोगे तो उसमें क्या लगेगी? जंग। तो ये भी क्या है? ये एक एग्जाम्पल है जहां पर चेंजेस निकल के आ रहे हैं और उन चेंजेस को हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं। किसे किसे ये पैरा क्लियर है? देखो, अगर क्लास लॉन्ग हो रही होगी तो मैं एक बात पहले क्लियर कर देता हूं, हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में करेंगे, बट चैप्टर को बहुत अच्छे से करेंगे। क्लियर है? क्या है ये? सम एग्जाम्पल्स हैं। किसके एग्जाम्पल भाई? मेरे नहीं है। अभी कुछ लोगों को शौक पड़ेगा मुझे पहचानने का, मुझे है ना मेरे बारे में जानने का, तो ऐसा मत करना, क्योंकि मेरे बारे में पेपर में नहीं पूछेगा। ठीक है? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, बस जैसा दिखता हूँ वैसा हूँ, समझ लो। मैं इतना फेमस इंसान नहीं हूँ कि पेपर में मेरे बारे में पूछने वाला है।
तो जो चैप्टर में है वो पूछेगा पेपर में आपसे। क्लियर है? फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस साइंस इज सब डिवाइडेड इनटू वेरियस डिसिप्लिन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी एटसेट्रा। तो अगर यहां से मैं एक बात बोलूं कि अगर आपको यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ साइंस देखनी हो तो यहां से आप ब्रांचेस ऑफ साइंस देख सकते हो कि साइंस की एक ब्रांच नहीं है, साइंस की कई ब्रांचें हैं। लाइक केमिस्ट्री, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी, it is a branch of science. Geology, this is also a branch of science. The branch of science that studies the preparation, properties, structure and reaction of material substances is called chemistry. बातों को ध्यान देना, एनसीईआरटी ने फिर से केमिस्ट्री की डिफिनेशन दी है आप लोगों को। कह द ब्रांच ऑफ साइंस, वो ब्रांच साइंस की वह शाखा जो क्या करती है, स्टडीज द प्रिपरेशन, जो प्रिपरेशन के बारे में पढ़ाती है, प्रॉपर्टीज के बारे में बताती है, स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, रिएक्शंस ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस के बारे में बताती है, क्या कहलाती है, केमिस्ट्री। यानी कि केमिस्ट्री हमें क्या क्या बता रही है, स्टडीज द प्रिपरेशन, स्टडीज द प्रिपरेशन। यानी अगर हमें मान लो हमारे पास कुछ एटम्स हैं, हम उनके मॉलिक्यूल बनाने हैं, देन मॉलिक्यूल के बाद कंपाउंड बनाना है। ध्यान से समझना बात को। क्या करना है, मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स है, सपोज करो मेरे पास कुछ एटम्स है। क्या है, एटम है। मैं 1 मिनट से अरेंज कर लूं, ठीक है। क्या है, एटम है। अब देखो बात को समझो, हमारे पास क्या एटम है, ठीक है। एटम से हम क्या बनाएंगे भाई, मॉलिक्यूल बनाएंगे। मॉलिक्यूल से क्या बनाएंगे, हम कंपाउंड बनाएंगे, मिक्सचर्स बनाएंगे। यानी केमिस्ट्री क्या बताएगी हमें, केमिस्ट्री प्रिपरेशन बता रही है। बता रही कि नहीं बता रही है, बता रही है। यानी हमारे पास एटम है, मान लो एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, और एटम से हमने क्या बनाया, मॉलिक्यूल। 2n+ मॉलिक्यूल मिला देंगे, क्या बन जाएगा, कंपाउंड। क्या बनेगा भाई, कंपाउंड बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिपरेशन हो रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ फॉर्मेशन हो रहा है। एटम से बना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बन गया कंपाउंड ऑफ मिक्सचर। इज इट क्लियर। यानी कि एटम जब रहा होगा तो इसकी प्रॉपर्टी, इसकी स्ट्रक्चर, एवरीथिंग क्या रहा होगा, अलग रहा होगा, कुछ डिफरेंट रहा होगा। जब ये मॉलिक्यूल बना होगा तब इसकी स्ट्रक्चर चेंज हुई होगी, बिल्कुल सी बात है, सिंपल सी बात है। स्ट्रक्चर चेंज हुई होगी तो प्रॉपर्टी भी चेंज हुई होंगी। सेम कंडीशन कंपाउंड में, कंपाउंड की भी स्ट्रक्चर चेंज हुई होगी, प्रॉपर्टीज चेंज हुई होंगी। इज इट क्लियर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। क्या ये बात क्लियर है कि हमें केमिस्ट्री क्या क्या बता रहा है, हमें क्या क्या बातें पता चल रही, हमें बातें पता चल रही हैं, हमें स्टडी करने को मिल रहा है। तो पहली बात, किस बात की स्टडी, पहली बात हमारे पास हमें जो स्टडी करनी है, केमिस्ट्री हमें जो बताएगी वो है स्टडीज ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन की स्टडी, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। क्या एनसीईआरटी की डिफिनेशन क्लियर हुई है मेरे भाइयों को, क्या डिफिनेशन क्लियर है। एनसीईआरटी ने 2 डिफिनेशन दी, पहली डिफिनेशन मैंने क्लियर की, दूसरी भी। अब आपको एग्जाम में जो बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं वो आप इस वाली डिफिनेशन को याद करके जाएंगे। क्लियर है। अब देखो, अब डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री कैसे हुआ, क्योंकि केमिस्ट्री की एक डिफिनेशन जो मैं पढ़ा करता था, पढ़ा करता था कीमिया की मिस्ट्री या कीमिया की हिस्ट्री ही क्या है, केमिस्ट्री है। कीमिया एक कंट्री का नाम है और वहाँ की हिस्ट्री, वहाँ की जो मिस्ट्री है वही क्या है, केमिस्ट्री है। इस तरह से मैं पढ़ा करता हूँ। बट एनसीईआरटी क्या कह रही है मैं वो आपको बता रहा हूँ।
अब अगर डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री एज वी अंडरस्टैंड इट टुडे इज नॉट अ वेरी ओल्ड डिसिप्लिन. केमिस्ट्री वाज नॉट स्टडीड फॉर इट्स ओन सेक, रादर इट केम अप एज अ रिजल्ट ऑफ सर्च फॉर टू इंटरेस्टिंग थिंग. पहली बात अगर आज देखा जाए तो केमिस्ट्री आज की नहीं है, केमिस्ट्री हमेशा से रही है. जो आज हम देख रहे हैं हमें नया नया लगता है, तभी तो बोलते हैं रिसर्च. हम ये नहीं बोलते हमने सर्च किया है, नो, हमने रिसर्च किया है. रिसर्च वर्ड का मीनिंग क्या है साइंस के अंदर? रिसर्च का मतलब होता है कि जो चीज पहले से प्रेजेंट थी, यानी कि लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, अब उन चीजों को हम आने वाली टेक्नोलॉजी से, आने वाली अदर चीजों के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं. उसे बोलते हैं रिसर्च. मीन्स यानी जो चीज हम पहले पहचान नहीं पाए थे, आज हम उन्हें पहचान रहे हैं. तो फिलोसफर्स स्टोन के बारे में देखेंगे, पारस विच वुड कन्वर्ट ऑल बेसर मेटल्स, फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड कॉपर इनटू गोल्ड. यानी कि एक फिलोसफर स्टोन की हिस्ट्री है, एक फिलोसफर स्टोन की कहानी है जिसे पारस स्टोन कहा जाता था. और पारस स्टोन के बारे में ये बोला जाता है कि ये जितनी भी मेटल्स हैं, जो भी ऑल बेसर मेटल्स हैं, उन मेटल्स को ये सोने में बदल देता है. पारस पत्थर की कहानी है ये, पारस स्टोन की हिस्ट्री है. अगर आयरन में पारस पत्थर को टच कर दिया जाए, कॉपर में पारस पत्थर को टच कर दिया जाए, तो जो आयरन और कॉपर है वो गोल्ड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा कहा जाता है. तो ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आप केमिस्ट्री मान सकते हो. क्योंकि सिंपल सी बात है, आयरन के स्ट्रक्चर, आयरन की प्रॉपर्टी, आयरन का रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस सब कुछ अलग होगा. गोल्ड का स्ट्रक्चर, गोल्ड की प्रॉपर्टी, गोल्ड का रिएक्शन ऑफ मटेरियल डिफरेंट होगा. इज इट क्लियर? एलेक्सर ऑफ लाइफ which would grant immortality. People in ancient India already had the knowledge of many scientific phenomena much before the advent of modern science. यानी कि जो पहले के लोग थे, उन लोगों के पास बहुत सारे ऐसे फिनोमिना थे केमिस्ट्री के, ऐसे साइंटिफिक फिनोमिना थे जो कि आज के मॉडर्न साइंस में निकल करके बाहर आ रहे हैं. यानी कह सकते हैं आज की ही साइंस केवल देन नहीं है इस दुनिया को, आज से भी पहले साइंस थी. दे अप्लाइड दैट नॉलेज इन वेरियस वॉक्स ऑफ लाइफ. केमिस्ट्री डेवलप्ड मेनली इन द फॉर्म ऑफ अल्केमी एंड आइट्रोमिस्ट्री ड्यूरिंग 1300 to 1600 CE. Modern chemistry took shape in the 18th century Europe after a few centuries of alchemical tradition which were introduced in Europe by Arabs. तो सिंपल सी बात है, ये किसी काम का नहीं है, आपको याद भी नहीं रखना है, आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा, आपसे कोई लेना देना नहीं है, ना नीट वालों का, ना आईआईटी वालों का, ना बोर्ड वालों का. मैंने केवल बता दिया क्योंकि मैंने कहा है मैं लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ाने वाला हूँ. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने क्या कहा, मैंने कहा लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ाने वाला हूँ, इस वजह से मैंने बता दिया. आपके किसी काम का नहीं, आप स्किप कर दीजिएगा इस पैरा को. क्लियर है? क्लियर है? इज इट क्लियर और नॉट? चलिए, अदर कल्चर्स स्पेशली द चाइनीज एंड द इंडियन had their own alchemical traditions. These included much knowledge of chemical process and techniques. In the ancient India, chemistry was called रसायन शास्त्र. तो अगर एंशियंट इंडिया में देखा जाएगा तो रसायन शास्त्र कहलाता है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ रसायन शास्त्र के बारे में. हम लोग इतिहास में, हम लोग हिस्ट्री में इतने वॉर देखते हैं, इतने बैटल्स देखते हैं, और उन बैटल के अंदर क्या चीज देखते हैं कि कोई राजा था, कोई योद्धा था, कोई वॉरियर था, उसकी तलवारें लग गई, तीर लग गए, भाले लग गए, और भाई साहब वो अगले दिन फिर लड़ रहा है. यानी आज सिंपल सी अगर भाई साहब एक हड्डी कहीं से ब्रेक हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है, तो महीनों को प्लास्टर चढ़ा देते हैं डॉक्टर. यानी अगर देखा जाए तो मीन्स आज की रिस्पेक्ट में मैं यही कहूंगा कि जो पहले की केमिस्ट्री थी, जो पहले का रसायन शास्त्र था, जो पहले का नॉलेज था लोगों के पास, वो बहुत ज्यादा मच बेटर रहा होगा.
कि आज लड़के आया कल फिर लड़ने जा रहा है, रात भर में उसका जो वाउंड है वो बिल्कुल क्लियर है, उसका पेन क्लियर है, वो फिर से उसी तरह लड़ रहा है। तो रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया और रस विद्या, तो अगर एंशियंट इंडिया में देखा जाए तो केमिस्ट्री को किन किन नाम से जानते थे? रसायन शास्त्र के नाम से, रस तंत्र के नाम से, रस क्रिया के नाम से, रस विद्या के नाम से। तो आप इसे स्किप कर सकते हो, आपके पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इंक्लूडेड मेटलर्जी। यस, टर्म को पकड़िएगा, मेटलर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटलर्जी? व्हाट आर यू अंडरस्टैंड अबाउट द मेटलर्जी? आपको नाम सुन के कुछ समझ में आ रहा होगा। मेटलर्जी का मीन्स है कि हमें क्या बनाना है, मेटल्स बनाना, हमें फॉर्मेशन ऑफ मेटल चाहिए। यानी कि मैं एक मेटल को दूसरे मेटल से मिलाऊंगा, दूसरे मेटल को तीसरे से मिलाऊंगा, तो क्या बनेगा? वहां कोई अदर मेटल बनेगा। मैं किसी मेटल को उससे सपोज करो पारा से मिला रहा हूं, मरकरी से मिला रहा हूं, क्या बनेगा? तो एक अलग ही कंपाउंड बन जाएगा, एक अलग ही फॉर्मेशन हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? तो मेटलर्जी इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? मेडिसिन्स, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, ग्लास, डाइज एक्सेट्रा। तो इसके अंदर रसायन शास्त्र के अंदर, रस तंत्र के अंदर, रस क्रिया के अंदर, रस विद्या के अंदर जो जो बातें इंपॉर्टेंट है वो क्या है? मेटलर्जी है, मेडिसिन है, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स है, ग्लास है, डाइज है। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं जो केमिस्ट्री के अंदर हैं। क्लियर है ये बात? तो सिस्टमैटिक एक्सकेवेशन क्या है भाई? सिस्टमैटिक एक्सकेवेशन एज मोहनजोदाड़ो in Sindh and Harappa in Punjab prove that the story of development of chemistry in India is very old। तो यहाँ पर साइंस कह रही है इस बात को, आपकी एनसीईआरटी कह रही है इस बात को कि मोहनजोदाड़ो, सिंध, हड़प्पा जैसे प्रांतों से इस बात के एविडेंसेस मिले हैं कि केमिस्ट्री इंडिया के अंदर आज नहीं है, ये बहुत पुरानी है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग शो दैट बेक्ड ब्रिक्स were used in construction work। It shows the mass production of pottery, which can be regarded as the earliest chemical process in which materials were mixed, molded, and subjected to heat by using fire to achieve desirable qualities। कहने मतलब क्या है? कहने मतलब ये है, वहां पर जो पकी हुई ईंटें, जो वहां पर ईंटें लगी हैं, जो वहां पर ब्रिक्स लगी हैं, जो वहां से चीजें मिली हैं, जो वहां से हमें बर्तन मिले हैं, उनसे इस बात का क्या मिलता है? इस बात का एविडेंस मिलता है कि वहां पे मिक्स किए हुए, वहां पर मिक्स्ड प्रॉपर्टी के, वहां पर मोल्टेड प्रॉपर्टी के, वहां पे सब्जेक्टेड टू हीट, रिलेटेड टू हीट प्रॉपर्टी से बहुत सारी चीजें मिली हैं जो डिजायरेबल क्वालिटी हैं। यानी कि जो हमारे डिजायर्स, जो आज हम देख रहे हैं, जो हम आज पहचान पा रहे हैं, जो आज हम समझ पा रहे हैं, उस चीज को क्या कर रही है? शो कर रही है। तो ये भी आपके काम का नहीं है। रिमेन्स ऑफ ग्लेज पोएट्री हैव बीन फाउंड इन मोहनजोदारो, जिप्सम सीमेंट। हाईलाइट करो भाई, हाईलाइट करो फटाफट। जिप्सम सीमेंट हैज बीन यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क। तो जिप्सम क्या है? जिप्सम ही तो है जो आज हम सीमेंट में यूज करते हैं। यानी जिप्सम सीमेंट उस टाइम पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, मोहनजोदाड़ो के टाइम पर, हड़प्पा के टाइम पर, सिंध के एरिया में, पंजाब के प्रांतों में आज जो हमें कंस्ट्रक्शन दिखता है, जो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन कंस्ट्रक्शन दिखता है, उनमें जिप्सम सीमेंट का यूज हुआ है। इट कंटेन्स लाइम। यानी कि क्या क्या, देखो जिप्सम सीमेंट के बारे में आपको यहाँ से ये पॉइंट उठाना है, पूरा पॉइंट उठाना है। इट्स कंटेन्स लाइम, सैंड एंड ट्रेसेस ऑफ CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो जिप्सम है उसमें किस किस चीज के ट्रेसेस मिले हैं, किस किस चीज के मिलने से वो बना है? तो क्या है? लाइम भी मिला हुआ है यानी चूना भी मिला है, सैंड भी मिली है, ट्रेसेस ऑफ CaCO3 भी मिले हैं। इज इट क्लियर?
पूरे पैरे को उठा लेना, ये जो मैंने हाईलाइट किया। हड़प्पन्स मेड फेंसेस a sort of glass which was used in ornaments. They melted and forged a variety of objects from metals such as lead, silver, gold, and copper. They improved the hardness of copper for making artifacts by using tin and arsenic. A number of glass objects were found in Maski in South India 1000 to 900. क्या ये बात क्लियर है? BCE and Hastinapur and Tatsila in North India, glass and glass were colored by addition of coloring agents like metal oxide. तो आपको कुल मिलाकर के यहां से एक टर्म उठाना है मेटल ऑक्साइड, और आपको उसी चीज को फोकस करके पढ़ना है कि आप मेटल ऑक्साइड को कैसे बनाओगे, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसका यूजेस क्या होंगे, उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके एक्सेप्शनल्स क्या होंगे, उनका डेली लाइफ में यूज क्या है, कहाँ पर है। ये सारी चीजें आपको आज के पर्सपेक्टिव में देखनी है। इतिहास में तो बहुत कुछ हुआ है यार, और हमेशा ध्यान देना, हमेशा साइंस और इतिहास, बार बार बोल रहा हूं मैं, साइंस और इतिहास मिल करके चलते हैं। बिना साइंस के इतिहास नहीं चलती और बिना इतिहास के साइंस नहीं चलते, क्योंकि दोनों में एविडेंसेस चाहिए मेरे भाई। आपको अगर साइंस के अंदर एक स्टोरी को आपको एक चीज प्रूव करनी है, तो आपको लॉट्स ऑफ एग्जांपल, लॉट्स ऑफ थ्योरीज, लॉट्स ऑफ एविडेंस चाहिए। इन द सेम वे, इफ यू वांट टू प्रूव द केमिस्ट्री एनी हिस्टोरिकल एरा, if you have a lots of example, then you can prove it. That's you are right or not. हवा में बातें नहीं होती साइंस के अंदर, साइंस एविडेंस मांगती है, सबूत मांगती है। तो कॉपर मेटलर्जी इन इंडिया dates back to the beginning of Chalcolithic cultures in the subcontinent. There are much archaeological evidences to support the view that technologies for extraction of copper and iron were developed indigenously. यानी कहने का मतलब है, जो भी कॉपर की मेटलर्जी है वो इंडिया के अंदर ही पाई गई। और कब से है ये? कैलकोलिथिक कल्चर से। कब से ये? कैलकोलिथिक कल्चर से। अगर अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद देखा जाए तो टैनिंग ऑफ लेदर एंड डाइंग ऑफ कॉटन वर प्रैक्टिस ड्यूरिंग टू 1000 to 400 BCE. The golden gloss of the black polished work of northern India could not be reflected and is still a chemical mystery. These wares indicate the mastery with which cane temperatures could be controlled. Kautilya अर्थशास्त्र describe the production of salt from sea. आप अगर यहाँ से उठाना चाहो तो यहाँ से 2-3 की पॉइंट ले सकते हो। एक टेम्परेचर के बारे में, दूसरा अकॉर्डिंग टू कौटिल्य की अर्थशास्त्र ने क्या कहा है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र ने ओशन के वाटर से नमक को बनाना सिखाया है। यानी कौटिल्य की अर्थशास्त्र में ये डिस्क्राइब है। क्या डिस्क्राइब है मेरे भाई? डिस्क्राइब है कि सी के वाटर से आप क्या बनाओगे? सॉल्ट। हाउ टू प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्शन करोगे? अ वास्ट नंबर ऑफ स्टेटमेंट and materials described in the ancient Vedic literature can गौर समझना, can be shown to agree with modern scientific findings. Copper utensils, iron, gold, silver ornaments, and terracotta discs and painted grey pottery have been found in many archaeological sites of in northern India. ठीक है, जो सुश्रुत है उसको समझना। आर्कियोलॉजिकल साइट सुश्रुत समिस्ता, यहाँ पे ध्यान देना, ये एक बहुत अच्छी चीज है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्कलाइज। सुश्रुत की जो संहिता है वो क्या कहती है? वो एल्कलाइज के बारे में बताती है। आपको यहाँ से एल्कलाइज पॉइंट को उठा लेना। क्यों उठा लेना, मैं आपको बताता हूँ। आने वाले टाइम पे जब हम ग्रुप पढ़ना चालू करेंगे, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चालू करेंगे, जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चालू करेंगे, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में
दोनों में एक जगह पर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर ऑर्गेनिक के बिना इनऑर्गेनिक नहीं चलती, और जहां इनऑर्गेनिक के बिना ऑर्गेनिक नहीं चलती। मीन्स कहने का उस कॉन्ट्राडिक्शन पॉइंट पे, उस पॉइंट पर यहां पर एल्कलाइज आते हैं। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि हमें यहां से जो मोस्टली फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, जो मोस्टली फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, जो मोस्टली फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर्स पढ़ने को मिलेंगे, वो हमें एल्कलाइज से पढ़ने को मिलेंगे। हमें पूरे ग्रुप पढ़ने होंगे, हमें एसपीडीएफ पढ़ना होगा, हमें मेंडलीव पढ़नी होगी, हमें डॉल्टन पढ़ना होगा, हमें रदरफोर्ड पढ़ना होगा, हमें सोमरफील्ड पढ़ना होगा, हमें बोर पढ़ना होगा। ये सारे मॉडल्स जब आप पढ़ेंगे तब आपको क्लियर होगा स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होती है, एल्कलाइज का रोल क्या है, कहां कहां पर चीजें आ रही हैं। चरक संहिता मेंशन क्या क्या मेंशन करती है, गौर से ध्यान देना। चरक संहिता मेंशन एंशिएंट इंडिया एसिड्स, नाइट्रिक एसिड्स एंड ऑक्साइड ऑफ कॉपर, टिन एंड जिंक, द सल्फेट्स ऑफ कॉपर, जिंक एंड आयरन एंड द कार्बोनेट ऑफ लेड एंड आयरन। यहां पर जो चरक की संहिता है उसमें हमें सल्फ्यूरिक एसिड कैसे प्रिपेयर करना है, नाइट्रिक एसिड कैसे प्रिपेयर करना है, ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर कैसे बनाने हैं, टिन कैसे बनाना है, जिंक कैसे बनेगा, इनके सल्फेट्स कैसे बनेंगे, कॉपर के सल्फेट कैसे बनेंगे, जिंक एंड आयरन के कार्बोनेट कैसे बनेंगे, लेड का कार्बोनेट कैसे बनेगा, आयरन का कार्बोनेट कैसे बनेगा, आयरन का ऑक्साइड कैसे बनेगा। इन सारी बातों को डिफाइन किया गया है चरक संहिता के अंदर। इज इट क्लियर और नॉट? शेयर कर देना, देख रहे हो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं मैं, और सब कुछ फ्री पढ़ाऊंगा, बोला है मैंने कमिटमेंट की है। आईआईटी वालों को फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरी फ्री पढ़ाने वाला हूं, बोर्ड वालों का एनसीईआरटी हो ही रही है, नीट वालों के लिए बायो अलग से पढ़ाने वाला हूं। एवरीथिंग होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेने वाला मैं, बस आप केवल शेयर करो इसे। क्लियर है? अब यहां पर रसोपनिषद की अगर बात करें, उपनिषदों की अगर बात करें, तो डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर मिक्सचर। तमिल टेक्स्ट ऑल्सो डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ फायरवर्क्स यूजिंग सल्फर, चारकोल, सॉल्ट पीटर। बात को गौर से समझना है। एनसीईआरटी को क्यों फाउंडेशन बोलते हैं? यही चीज है यार, यही चीज है जो एनसीईआरटी को पढ़ने पर बेबस कर देती है, मजबूर कर देती है, मजबूर हो जाते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए हम। कौन सी चीज है? यही चीज है, ये जो हमें कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं देती, देती है तो फिर एक बहुत अलग अलग डिफिनेशंस आती हैं। तो टेक्स्ट जो तमिल टेक्स्ट है उससे हमें क्या क्या मिल रहा है, उससे हमें सल्फर, चारकोल, सॉल्ट पीटर, मरकरी, कम्फर, इन सारी चीजों के बारे में, फायरवर्क्स के बारे में हम लोगों को वहां से क्या मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं। और हम उन एविडेंसेस के बेसिस पर ये हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि हमारा जो इतिहास रहा है रसायन विज्ञान का, हमारा जो इतिहास रहा है केमिस्ट्री का, हमारी जो हिस्ट्री रही है इंडियन एस्पेक्ट में, वो आज की नहीं है। यूरोपियंस बोलते हैं हमने साइंस ड्राइव की, अरे यार हलवा है, तुमने साला साइंस ड्राइव की, तुम्हारे यहाँ रहने से पहले आ गया तो मतलब तुमने सब कुछ करा, हमारे पास कुछ नहीं था। मैकाले बोलता है कि यूरोप की जो है एक जो कॉर्नर है लाइब्रेरी का, उसमें रखी कुछ बुक्स पूरे इंडियन कल्चर के टेक्स्ट से ज्यादा नॉलेजेबल है। यार कैसे पॉसिबल है? हवा में बातें कर रहे हो तुम लोग अपने इतिहास को नहीं पहचान पा रहे हो, अपनी साइंस को नहीं पहचान पा रहे हो। हमारे पास सब कुछ था। भारत को, इंडिया को विश्व गुरु ऐसे नहीं बोला गया, हम लोग पास सब कुछ था यार, हम लोग पास आज भी है। अगर यूरोपियंस, अगर अरब्स इतने ही नॉलेजेबल थे तो यार वहां ना कुछ कर लेते, इंडिया में ही आके सब कुछ करना था। भारत में ही आने के बाद जो है
सारे टेक्स्ट को हमारे इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले गए, हमारे वेद को कन्वर्ट करके ले गए, हमारे गीता को कन्वर्ट किया, हमारे रामायण को कन्वर्ट किया, इंटरफेयर किया हमारे टेक्स्ट के साथ इन लोगों ने, और बोलते हम लोगों ने सब कुछ करा, हल हुआ सब कुछ किया। तो यहाँ पे तमिल टेक्स्ट में हमें क्या क्या मिलता है? सल्फर, चारकोल, सॉल्ट पीटर, मरकरी, कम्फोर के बारे में क्लियर है। नागार्जुन वॉज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट। देखो तुम साला जब कुछ नहीं थे हमारे यहाँ साइंटिस्ट थे, तो नागार्जुन कौन थे? एक ग्रेट साइंटिस्ट थे इंडिया के। ही वॉज रिप्यूटेड केमिस्ट, एन अल्केमिस्ट एंड अ मेटलर्जिस्ट। तो नागार्जुन के बारे में थोड़ा सा जान, हमारे इंडिया की शान है, इंडिया की शान है। ये कौन थे? रिप्यूटेड केमिस्ट थे, एक अल्केमिस्ट भी थे, मेटलर्जिस्ट भी थे। क्लियर है ये बात? क्लियर है ये बात? ठीक है। हिज वर्क किसमें था? रसनतकार डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ मरकरी कंपाउंड। तो इनका जो रिसर्च है, इनका जो मेन फॉर्मुलेशन है वो क्या है? मरकरी कंपाउंड के बारे में है। ही हैज आल्सो डिस्कवर्ड मेथड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड कॉपर। यानी कि इन्होंने प्यूरिफिकेशन के बारे में बताया कि हमें अगर किसी भी चीज में कोई मेटल मिला हुआ है तो उसका एक्सट्रैक्शन कैसे करें। क्लियर है? किसके किसके बारे में बताया? लाइक गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, कि इनका एक्सट्रैक्शन कैसे करना है। आ बुक कौन सी है भाई? रसवर्णा, रसवम appeared around 800 CE. It discusses the usage of various furnaces, ovens and crucibles for different purposes. मीन्स कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर इन्होंने किस किस बारे में बताया है? फर्नेसेस के बारे में है, ओन्स के बारे में है, क्रूसिबल्स के बारे में है। क्लियर है ये बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम लोग पढ़ेंगे मफल फर्नेस पढ़ेंगे, वाटर फर्नेस पढ़ेंगे, बेसिमल एक्सचेंजर पढ़ेंगे। जब फर्नेस की बात आएगी, जब मेटलर्जी वाला मैं टॉपिक लेके आऊंगा, जब मेटलर्जी करा रहा हूँ आपको मफल फर्नेस, वाटर फर्नेस, बेसिमल एक्सचेंजर सब कुछ कराऊंगा। भी है वापस, बस भरोसा रखो, ट्रस्ट करो, शेयर करो। यार आप शेयर करते हो, एक सब्सक्राइब करते हो, एक लाइक करते हो, यार हमें मोटिवेशन मिलता है मुझे कि मैं आगे पढ़ाऊँ, मैं आप लोगों के लिए नई नई चीजें लाऊं। It discuss methods by which metals could be identified by flame color। तो कुछ मेथड्स हैं जिनके बेसिस पर हमें क्या करना है? मेटल्स को आइडेंटिफाई करना है उन फ्लेम कलर्स के बेसिस पर। आई होप कि आज की क्लास समझ में आई होगी। क्लास लॉन्ग हो जाएगी, इस वजह से मेरी कोशिश है कि क्लास शॉर्ट रहे। क्लियर है? तो जितने भी क्लासेस में चैप्टर हो पाएगा कराएंगे। कल से थोड़ा और इस चीज़ को, जैसे ये हिस्ट्री निपटेगी तो सारे चैप्टर कैसे जाएंगे? फास्ट जाएंगे। क्लियर है? तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।